तो मैं एक तरह से वकील सा बन के बैठा हूँ, कुछ अगर जजमेंट देना हो तो वो बहस करनी हो तो बता देना आज मुझे, मैं आप लोग तैयारी के साथ आए हैं। तैयारी के साथ आया हूँ। देखो काली पैंट काला लेकिन जैकेट ये बताइए व्हाइट। छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, हाँ। इस पे आपकी क्या दलील है? नहीं, छेड़छाड़ करना बिल्कुल मना है माय लॉर्ड। छेड़छाड़ कर रहे हैं हमारे कप्तान और हमारे कोच, है ना। और ये छेड़छाड़ का जो हम अगर उदाहरण देखें, कोर्ट में भी उदाहरण दिए जाते हैं छेड़छाड़ के, है ना। और कि छेड़छाड़ कोर्ट में भी उदाहरण दिए जाते हैं केस की, उस केस में आपने ये वर्डिक्ट दिया था और ये सुनवाई हुई थी, ये सुनवाई हुई थी। उदाहरण के तौर पर आप पुराने केसेस का रेफरेंस देते हैं, तो पुराने केसेस का अगर रेफरेंस यहां पर दें जो होने जा रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे भी। लेकिन पुराने जितने भी एग्जांपल्स आप उठाएंगे, आपके रीसेंट मेमोरी अगर 2007 से ही मैं देख लूं, जहां पर छेड़छाड़ का सबसे बड़ा हमें एग्जाम्पल देखने को मिला था जब ग्रेग चैपल आए थे। ग्रेग चैपल ने टीम के साथ ऐसी छेड़खानी की, ऐसा उथल पुथल किया कि उसके बाद टीम कभी सेटल ही नहीं हुई। उसके बाद धोनी आए, उसके बाद ग्रेग चैपल गए, तब जाके टीम सेटल हुई। और टीम का जो सबसे बुरा दौर था वो आपने 2007 में ग्रेग चैपल के अंडर देख लिया। तो ये छेड़छाड़ का वो ठीक नहीं होता। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपने कप्तानी में बहुत छेड़छाड़ की है, बहुत ज्यादा। बीच में उन्होंने बहुत सेटल टीम, जब उनके सारे प्लेयर जब रिटायर हो गए, सचिन चले गए, है ना, लक्ष्मण द्रविड़ चले गए, उसके बाद उन्होंने भी बड़ी छेड़छाड़ की, बड़े ऊपर नीचे किया उन्होंने, टीम सेटल ही नहीं हो पाई। तो ये छेड़छाड़ का जो यहाँ पर मतलब है, यहाँ पर जो हम जिस चीज के बारे में बोल रहे हैं छेड़छाड़, यहाँ पे वो वाली छेड़छाड़ नहीं है कि किसी लड़के ने किसी लड़की को छेड़ दिया। यहाँ पे छेड़छाड़ टीम के बैटिंग ऑर्डर से है, है ना। आप भी समझ ही गए होंगे क्रिकेट की बात में किस छेड़छाड़ की बात हो रही। तो छेड़छाड़ करोगे तो पछताओगे गुरु, है ना। छेड़छाड़ करोगे तो उसकी सजा मिलेगी और डूबोगे आप। तो यही चीज अब द्रविड़ और रोहित शर्मा मिल गए। और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि राहुल द्रविड़ की कप्तानी में छेड़छाड़ होते हुए हमने देखा था बहुत। अब कोच बनते ही फिर हम देखें, फिर वो चीज शुरू हो रही है। तो वकील साहब ने बोल दिया, अब आप लोग बताओ अपनी अपनी, फिर हम आगे बात को बढ़ाएंगे। बिल्कुल। और जिस वो तरह क्या छेड़छाड़ क्या हो रही है? लेकिन छेड़छाड़ ये हो रही है कि खिलाड़ियों के साथ जो है बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है यहाँ पर। क्या अत्याचार? खाना नहीं दे रहे हैं, डिनर नहीं मिल रहा हम लोगों को। अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि खिलाड़ी को पता ही नहीं होता कि वो अगले मैच में खेलेगा कि नहीं खेलेगा, और कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस रोल भी अपना क्लियर नहीं है, खेलना कहाँ है, किस नंबर पे मैं खेलूंगा, रोल नहीं पता उसे। अब शुभमन गिल 6 महीने से ओपनिंग करते हुए रन बना रहा है। अगले मैच में खेलूं या ना खेलूं इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन ये जो बात अभी की ना कि किस नंबर पर खेलूंगा, कहां खेलूंगा, ये छेड़छाड़ है। लेकिन सर जैसे अब ये भी पता होता है कि भाई अगले इस मैच में खेल लिया तो अगले मैच में नहीं खिलाया, ये भी एक तरह की छेड़छाड़, ये भी एक तरह की कंफ्यूजन क्रिएट होती है बिना बात के अपने कंफ्यूजन। मैं क्या है ना, मैं वो इनसिक्योरिटी होती है, उससे कंफ्यूजन नहीं होता है। अगर आप आज मैं इस मैच में खेल रहा हूं, अगले में खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा, इससे मेरी इनसिक्योरिटी है, इससे मेरे को कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। आप बात को समझो, अगर मैं आज मैच में खेलूंगा, कल खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा, 100 रन बनाने के बाद भी वो मेरी इनसिक्योरिटी बढ़ा रहा है। लेकिन आज मैं ओपनिंग करने आ रहा हूं, जो प्रियांशु ने बात की, जो आप आदर्श जी बोल रहे हैं, आज मैं ओपनिंग करने आ रहा हूं, कल मुझे बोल दिया आप 3 नंबर पे खेलो, कल 3 नंबर पे खेल रहा हूं, आप बोला आप 4 नंबर पे खेल लो, तो मैं कंफ्यूज हूं भैया, मैं किस रोल के लिए अपने आप को रेडी करूं मेंटली, मैं क्योंकि हर एक बैटिंग ऑर्डर जो होती है क्रिकेट में, इतनी समझ हम सबको आ गई है, इतने सालों से हम क्रिकेट देख रहे हैं कि हर बैटिंग ऑर्डर कहने को एक के बाद एक बल्लेबाज आता है, लेकिन वो एक के बाद एक बल्लेबाज, हर एक जो स्लॉट है स्पेशलाइज्ड है। बिल्कुल, हर एक की डिमांड मैदान के अंदर डिफरेंट है, हर एक के बल्ले का वेट डिफरेंट होता है, हर एक का बल्ले का स्टाइल अलग होता है, गेंद का जो वो होता है ना, रंग भी बदल जाता है ओपनिंग में, और तीसरे नंबर में गेंद का शेप एंड साइज बदल जाता है। हर चीज जब वो मिडिल ऑर्डर में आता है तो गेंद वैसी नहीं होती, और हो सकता है नई गेंद भी खेलने को मिले। तो ये बड़े पेचीदा होते हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। एक प्लेयर को आप कंफ्यूज कर रहे हो। छेड़छाड़ का मतलब है यहाँ पर टीम इंडिया के अंदर कंफ्यूजन है पूरी तरह से, और वो कंफ्यूजन खुद राहुल द्रविड़ क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। और नहीं सर, जैसे हमने देखा भी है, जब से राहुल द्रविड़ और ये रोहित शर्मा आए हैं, टीम की कमान संभाली है, तब से 40-42 ये लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। और उसमें अब देखिए आवेश खान कहीं तक दूर तक नहीं थे, अब उनको लेके आगे वापस जो है, और अगर अच्छा कर गए तो फिर आगे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी सवाल है। लेकिन बड़ी छेड़खानी रहाणे को लेके आगे आप जो है, लेकिन बड़ी छेड़खानी की क्या बात हो रही है? बड़ी छेड़खानी ये बताना बहुत जरूरी है कि सलामी बल्लेबाजी खबरें जो निकल के आ रही है वो ये है कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल आपको ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं, और शुभमन गिल को नंबर 3 लाया जा रहा है, और नंबर 4 पे आपको विराट कोहली खेलते दिखेंगे, क्योंकि जो पहला प्रैक्टिस टेस्ट मैच हुआ यहाँ पे, उस प्रैक्टिस मैच में यशस्वी और रोहित ने ओपनिंग करी। हालांकि मैंने तो 4 दिन पहले एक खबर भी चलाई थी कि रोहित को नया ओपनिंग पार्टनर मिल गया है, और उसमें जो है अच्छे खासे दर्शकों ने उस पर सपोर्ट भी किया था। इस लिहाज से अगर देखा जाए सर, तो यशस्वी का डेब्यू होगा ही, गिल का भी डेब्यू हो जाएगा नंबर 3 पे। आप पहली बार डिस्टर्ब कर रहे हो, आप उसको खेलेंगे क्रिकेट। वो 6 महीने से रन बना रहा है। अच्छा, आज ओपनिंग में आज जो खबर आ रही है उसमें खबर में मैं पढ़ रहा था कि जो भी
प्लेइंग 11 होगी या जो भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा उसमें रोहित शर्मा गिल के साथ ही उतरेंगे आकर जो है। और तीसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल को पुजारा के ऑप्शन के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि यहाँ पे जो यशस्वी जायसवाल है वो भी ओपनर है, वो क्या नंबर 3 पे सेट हो पाते हैं, ये भी देखना पड़ेगा यहाँ पर जो। अगर वो नंबर 3 पे सेट नहीं हो पाते हैं तो फिर यहाँ पे फिर पेज फंस जाएगा बहुत ज्यादा टीम इंडिया का जो है। तो फिर क्या पुजारा को वापस लाया जाएगा, ये भी सारी चीजें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। सेंचुरी और ओपनिंग लेके आते हैं, ओपनिंग पर लेके आते हैं तो फिर गिल क्या करेंगे नंबर 3 पर आकर, उनके लिए भी थोड़ा सा नए स्लॉट में आकर नई जगह पे आकर खुद को फिलअप करना बड़ा मुश्किल हो बहुत जाएगा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। वो ओपनिंग करते हुए लगातार दोहरा शतक शतक सब कुछ लगा रहे हैं। अब आप एकदम से उनसे कह रहे हैं कि नहीं यार ओपनिंग मत करो, आप एक काम करो, आप तीसरे नंबर पर आकर खेलो। और फिर आप तैयार किसके लिए कर रहे हैं उसको? विराट कोहली के जाने के बाद। अभी से या तो आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे, और सोचेंगे तो 2 साल आगे तक का सोच जाएंगे यहाँ पे। जहां चीजें आपको सोचनी चाहिए थी कप्तानी के चेंज की, उप कप्तानी की, वहां आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करी। आपने छेड़खानी कहां पर यहाँ पर कर रहे हैं कि आप ओपनिंग जो बल्लेबाजी क्रम है उसको बदलने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, और जो कि मुझे लगता है कि गलत है। यशस्वी नए आ रहे हैं टीम में, आप उनको कहिए नंबर 3 पे खेले। आप सर कह रहे थे कि नंबर 3 पे उनको कहिए कि अगर खेलना है नंबर 3 पे खेलो, जब तक रोहित ऊपर है तब तक वो नंबर 1 रहेगा, जब वो चले जाएंगे तब आप ऊपर आ सकते। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि यशस्वी अगर नंबर 3 पर आते हैं और वो 4 पारियां मिलेंगी उनको खेलने के लिए, अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर इंडिया के अकॉर्डिंग चीजें रहती है, बल्लेबाजी रहती है दोनों पारियों में, तो 2 मैच है 4 पारी में अगर वो अच्छा स्कोर खड़ा कर देते तो एक जगह जो है फिक्स हो जाएगी वहां पर जो है यशस्वी जायसवाल की जो है। और नंबर 3 के कई बल्लेबाजों ने ओपनिंग की भी है, पुजारा भी कई मैचेस में ओपनिंग किया है करते उन्होंने, रहे जब जरूरत पड़ती है। और अगर जरूरत पड़े तो आप यशस्वी को ओपनिंग में ले आइए, वैसे वो नंबर 3 पर वही ना कि जब जरूरत पड़े, गिल को बिना बात के आप बेवजह डिस्टर्ब आप मत करो। ओपनिंग से नंबर 3 पर लाएं, ये जरा क्रिकेटिंग सेंस तो नहीं है। एक पोल की थी क्या यार, आपको ऐसा लगता है क्या कि रोहित शर्मा को ये भरोसा हो गया गिल पर कि वो ओपनिंग भी कर लेगा और नंबर 3 भी खेल लेगा? क्या ऐसा कुछ लग रहा है रोहित को लेकर, आपको लेके जो है? हाँ, मैं उस पर बात करते हैं। पोल क्या कर हमने सर एक पोल किया था टीवी क्रिकेट पे, आप लोग जाकर उसमें अपनी राय दे सकते हैं कि रोहित शर्मा के साथ किसको ओपनिंग करनी चाहिए, यशस्वी या शुभमन को। ज्यादातर यहाँ पे जो दर्शक कह रहे हैं वो शुभमन गिल ही कह रहे हैं। 55% यहाँ पे कह रहे हैं कि शुभमन गिल को जाना चाहिए, और वो जो एक ओपनिंग पेयर आपका सेट हो गया 6 महीने में, उसको यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना नहीं करना चाहिए बिल्कुल। विवेक मिश्रा बोल रहे हैं विराट कोहली से कराइए ओपनिंग। विवेक मिश्रा जी? हाँ, ये तो मिश्रा साहब टीम डुबा दो। आप लोग की भी बातें यहाँ पर देंगे, लेकिन हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ना छेड़खानी, तो ये बहुत बड़ी छेड़खानी है। देखो, मैंने जो क्रिकेट फॉलो करनी शुरू की है 1983 से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 1983 से वेस्ट इंडीज आएगी, हम वर्ल्ड कप जीत गए, डर रहे थे हम लोग। तो मैंने एक चीज देखा है कि आप हमेशा एक ट्रांजिशन आपका ऐसा तैयार होता है कि अब गावस्कर जो है 2-3 साल में जाने वाले हैं, तो आप ओपनर्स ढूंढने लगते हो। बिल्कुल ठीक है। अब पता चला कि जी दिलीप वेंगसारकर जो है 90s में आके, अर्ली 90s में, वेंगसारकर अब 92 हो गया, अब जाने वाले हैं, तो आप नंबर 4 का बैट्समैन ढूंढते हो। ठीक है। जब आप कपिल देव जा रहे हैं तो कपिल देव की जगह कौन आ सकता है वो ढूंढते हो। तो यहां पर सीधी बात यह है, क्रिकेट को सिंपल रखो। हमेशा ये कहते हैं सिंपल खेलो और सिंपल ही चीजें रखेंगे तभी आप उस पर एक्सेल करोगे, और सिंपल रखना सबसे मुश्किल काम है। तो इस समय हमें ये देखना है कि यार सिंपल रखो। रोहित शर्मा और क्या नाम है, राहुल द्रविड़, सिलेक्टर्स, आप यार दिमाग ना लड़ाओ अननेसेसरीली, आप सिंपल रखो। इस समय पुजारा बाहर गए तो पुजारा की जगह खाली हुई है, बिल्कुल, है ना। तो ये जो ऊपर का जो पेंट हाउस है, जो है ना, पहला जो 1 और 2 जो फ्लोर्स हैं, 9वें 10वें जो है, वो पेंट हाउस हमारे रोहित शर्मा और गिल के पास है। 3 नंबर का फ्लोर खाली है, वहां पर यशस्वी को फ्लोर खाली है 3 नंबर। 4थे फ्लोर में विराट कोहली ने ऑलरेडी खरीद रखा है, ऊपर के 2 उन्होंने खरीद रखे, तो 3 नंबर का फ्लोर खाली। आप 3 नंबर पे आए और 3 नंबर में रहें, और आप अगर 3 नंबर पे अगर आप निखर कर आते हैं तो आप अपना फ्लोर जो है एक्सटेंड कीजिए, बड़ा कीजिए, बिल्कुल बनाइए, 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे बनाइए। लेकिन क्या है कि बेसिक चीज यह है, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, जहां पर आपका वैक्यूम क्रिएट हुआ है, जहां पर आपकी जगह रिक्त है, फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए। वो फिल इन द ब्लैंक्स में जो वर्ड आना चाहिए वही भरना पड़ता है ना। फिल इन द ब्लैंक्स जब आपको एग्जाम में मिलता है, जहां पे इज होगा वहां पे इज होगा, जहां पे आपको टॉम लिखना है वही लिखना है ना। तो यहाँ पे फुटबॉल लिखना है तो फुटबॉल, बैट लिखना है तो फिल इन द ब्लैंक्स सही है मेरे समझ से, कि बिल्कुल सिंपल रखो। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ऑप्शन मिलते हैं, आप राइट ऑप्शन जो है फिल इन द ब्लैंक्स में भर देते हैं। यहाँ पे यशस्वी जायसवाल आए, 3 नंबर पर खिलाओ, सिंपल रखो, और आपको एक ओपनिंग जोड़ी मिल गई है, जैसा कि प्रियांशु ने कहा, बिल्कुल सही बात है। 1 नंबर रोहित, 2 नंबर शुभमन गिल, 3 नंबर यशस्वी जायसवाल, और आप ओपन कर सकते हो तो आप 3 नंबर आराम से खेल सकते हो। दोनों का कैरेक्टरिस्टिक सेम है, बिल्कुल।
और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक में बड़ा फर्क भी है कि कई बार क्या होता है कि आपके ओपनर्स 2-2 रनों की पार्टनरशिप कर जाते हैं और आपको 3 नंबर पे आके तेज खेलने की जरूरत है, तो आपको तेज भी खेलना पड़ सकता गेयर चेंज है। करना और हो सकता है कि आप 3 नंबर के बल्लेबाज हो तो दूसरी गेंद में आप मैदान के अंदर हो, बिल्कुल। पहली गेंद में आपने विकेट खो दिया और दूसरी बॉल में जो है आप आके यहाँ पे स्ट्राइक ले रहे हैं। तो 3 नंबर का बैट्समैन ओपन और 3 नंबर लगभग बराबर कैरेक्टरिस्टिक्स और लगभग सेम कैरेक्टर की डिमांड करता है। तो मुझे लगता है कि इस समय यशस्वी जायसवाल को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर खेल रहे हैं इस समय इंडियन टीम में जगहें कहां कहां खाली हैं, कौन कौन से फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, मेरा ये मानना है। क्योंकि कंफ्यूजन आप तभी करोगे ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, अरे जरूरत क्या है? शुभमन गिल और रोहित इतनी अच्छी ओपनिंग अच्छा कर कर रहे रहे हैं, बिल्कुल। इस पे चर्चा भी नहीं होनी चाहिए थी। वकील साहब का गला चौक हो गया। तो मेरा ये कहना है माय लॉर्ड जो है हमारे राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, माय लॉर्ड आप यहाँ पर 3 नंबर की जगह जिसको भी खिलाना चाहते हैं वहां खिलाइए। ओपनिंग में आपकी जगह नहीं है, 4 नंबर पर जगह नहीं है, 5 नंबर पर अगर जगह फिल इन द ब्लैंक्स वहां भरिए, जहां जहां है वहां वहां भरिए। अच्छा सर, अगर देखें फ्यूचर के हिसाब से, अगर देखें नजर डालें, अगर क्या शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग कर सकते हैं, तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा आ सकते हैं खेलने के लिए? यार हमने यशस्वी जायसवाल को क्या इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए देखा है? अभी तो देखा ही नहीं। पहला मैच हमें क्या पता। शुभमन गिल तो हमें लग रहे हैं कि हैं, लेकिन थैंक यू अमित, मेरा भाई जो है उसने पानी का इंतजाम किया है, अदृश्य दोस्त, क्रिकेट के बड़े जबरदस्त फैन है। नहीं, आपने यशस्वी जायसवाल को खेलते हुए नहीं देखा? मतलब मैंने आईपीएल में देखा है, थोड़ा डोमेस्टिक में उनको देखा है, थोड़ा डोमेस्टिक में बहुत। अच्छा खेले, आईपीएल में बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट भले ही वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलो या जिम्बाब्वे के खिलाफ, अब नेपाल के खिलाफ भी खेलोगे तब भी इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर अलग होता है। बिल्कुल पहला मैच तो पहला नहीं, पहले 8-10 मैचेस तो यशस्वी जायसवाल को देखना है। ऋतुराज भी बाहर बैठे हुए हैं, है ना, तो ऐसे बाहर बैठे हैं, हाँ, तो ऋतुराज भी हैं, वो शायद आयरलैंड जाएंगे। आयरलैंड तो मेरा कहना है कि ऑलवेज जितने भी बड़े कोचेस और खिलाड़ियों से, पूर्व खिलाड़ियों से कीप इट सिंपल बोलते हैं, और कीप इट सिंपल रखना मुझे समझ में नहीं आता कि इतना टफ होता है कि बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि हमारी जब हम स्क्रिप्ट्स लिखते हैं तो कहते हैं ना कि बड़ी सिंपल भाषा में लिखो, बोलचाल की भाषा में लिखो, और वही भाषा हमें लिखने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, बिल्कुल स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम होती है, वो दिक्कत होती तो यही है यहाँ पे कीप इट सिंपल की जब बात आ रही है तो इंडियन टीम वहां स्ट्रगल कर रही है। मतलब कुछ सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल ले लो। और फिर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। शुभ्रांश वही बात कह रहे हैं सर, जो बात आप यहाँ पे कह रहे थे कि क्या यशस्वी और शुभमन गिल से ओपनिंग कराना शुरू कर देनी चाहिए यहाँ पे, और रोहित को नंबर 3 पे? अगर जैसे मेरे दिमाग में तो ये सवाल मैंने देखा भी नहीं था शुभराज का। नहीं, वो मैं वही कह रहा हूँ कि वो आपकी बात एक्चुअली है क्या ना, अगर आपको WTC के लिए एक अच्छा ओपनिंग स्लॉट तैयार करना है, 2025 के लिए। रोहित शर्मा मुझे लगता नहीं है कि उस दौर तक पहुंच पाएंगे, 25 तक वो पहुंच पाएंगे, क्योंकि इस साल के बाद मुझे लगता है कि शायद वो टेस्ट भी ना खेले, वनडे भी ना खेले। लेकिन होता क्या है ना, होता क्या है, तो आपको ऑप्शन तलाशना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि रोहित शर्मा जब तक खुद नहीं छोड़ेंगे ना, सिलेक्टर्स हटा नहीं सकते उनको, हटा नहीं सकते। शुभ्रांश, और आप ये सही कह रहे हो कि यशस्वी जायसवाल और गिल के साथ यशस्वी जायसवाल को ट्राई करो, ऋतुराज गायकवाड़ को ट्राई करो, और जो कोई एक आध ओपनर है, अभिमन्यु ईश्वरन जैसे, है ना, भले ही वो इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा नहीं कर पाते, बताते उनकी कमजोरियां, पता तो चले कमजोरियां क्या है। आपको ग्रूम करना जरूरी है, लेकिन ग्रूम तो तब करो जब रोहित शर्मा बोले कि मेरा हो गया, मैं नहीं खेल रहा। वो तो कप्तानी के लिए अभी और उनमें भूख उनकी बढ़ गई है कप्तानी करने की। तो अभी और लगातार समस्या यहाँ पर यह है कि आप सिलेक्टर अजीत अगरकर आए, क्या वो कड़ा यहाँ पर फैसला ले सकते हैं कि रोहित शर्मा के लिए T20 और टेस्ट के दरवाजे बंद, आप वनडे खेलिए, वर्ल्ड कप के बाद आप एज ए प्लेयर के लिए कप्तानी आपको नहीं दी जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि आप फ्यूचर खराब कर रहे हो इंडिया का, और आप साथ में कप्तान यहाँ पर ग्रूम करें। मुझे लगता है एकदम सही बात है यहाँ पर कि ग्रूम करने का टाइम आ गया, लेकिन फिर यहाँ पर लेट हो रहे हैं, क्योंकि आपके उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार खिलाड़ी बैठा हुआ है। वैसे वर्ल्ड कप के बाद ये खबर आ चुकी है कि इनके टेस्ट के भविष्य पर भी बात की जाएगी वर्ल्ड कप के बात की जाएगी। और ये भी है कि रोहित शर्मा की हम बात करें, नंबर 4 पे विराट कोहली के बाद कौन? भले ही 2-3 साल अभी खेल रहे हैं, लेकिन आपको तैयार करने में टाइम लगता है खिलाड़ी को, वहां पर भी कोई नहीं नंबर 4 पे। अब एज है जहां पर विराट WTC के बाद भी बातें बहुत आती हैं, सब कह रहे थे WTC के बाद वेस्ट इंडीज नहीं जाएंगे, लेकिन रोहित तो खुद आए ना, हाथ खड़ा किया कि मैं जाऊंगा। जाना पड़ेगा सर, कप्तानी भी करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज अगर देखा जाए, WTC हारने के बाद में अगर आप यहाँ मना कर दे तो आपकी बहुत ज्यादा जो वनडे लेतर होती है, बहुत ज्यादा वनडे खेलने चले जाते, टेस्ट खेलने की जरूरत नहीं उनको, टेस्ट में उनसे हो हाँ, नहीं ये रहा कि है। टेस्ट में नहीं हो रहा तो आपको मना कर देना 36 साल के चाहिए। हो गए और टेस्ट उनसे खेला नहीं जा जैसे रहा है। आपको T20 के उस स्कीम से हटाया गया है। रोहित 5 दिन का प्लेयर नहीं है, नहीं है, बिल्कुल। एज सिंपल एज दैट। 5 दिन नहीं खेला जा रहा है, वो जेमी एंडरसन की तरह फिट नहीं है, नहीं है, बिल्कुल प्रूव वो करने की जेम्स जिद है एंडरसन बस। नहीं है भाई, वो रोहित शर्मा। हर एक की अपनी अपनी अलग अलग लिमिटेशंस होती है। रोहित शर्मा 5 दिन क्रिकेट नहीं खेल सकता है, इतनी फिटनेस रोहित शर्मा में नहीं है। वो वनडे और T20 खेले और टेस्ट मैच से उसको संन्यास ले लेना चाहिए था उसे, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं। अभी जब नहीं लेंगे तो कप्तानी करेंगे, कप्तानी करेंगे, तो आप क्योंकि हटाने वाले मजबूर हैं। सिलेक्टर्स या तो कड़ा कदम उठाने का हिम्मत रखें, अजीत दिखाए अगरकर आए, अजीत अगरकर बोले कि भाई हो गया, Thank you very अपने much मुंबई आपका। की लैंग्वेज में बोल दें कि भाई जाओ हो गया,
यहाँ पे फेसबुक पे हमारे एक दर्शक है, श्रोता है हमारे, शैलेश कुमार लिख रहे हैं सर केएल राहुल को भी आप ला सकते हैं ओपनिंग में जो है। आ सकते हैं, नहीं हंसने की बात नहीं है, मतलब बहुत टैलेंटेड फिट हो जाए बस। अब वो खेल ही नहीं पा रहे हैं। ओपनिंग करी भी है उन्होंने काफी जो है। हाँ, इंग्लैंड में जाके ओपनिंग कर 100% सेंचुरी भी है इंग्लैंड। अच्छी बात की है इन्होंने। केएल राहुल अनदर, मैं एक्चुअली मैं सच में बताऊं, मैं ऋतुराज के अलावा एक प्लेयर ढूंढ रहा था जो मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था, वो केएल राहुल है। केएल राहुल है, इंजर्ड है वो, उसकी किस्मत ही ऐसी चल रही है, उसके पास टैलेंट की, टेक्निक की कोई कमी कोई नहीं कमी है। नहीं बिल्कुल। तो अब वो चलने की बात है, उसके बुरे दिन चले चल रहे हैं, वो वाली बात है। शशि रंजन सर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा के साथ यशस्वी को ओपनिंग करनी चाहिए टेस्ट में, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन एक ज्यादा आसान रहता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन शुभमन गिल सेटल्ड है। आप शुभमन गिल को बोलो वो फिर एक नए सिरे से शुरुआत करेगा 3 नंबर पर टफ होगा खेलने के लिए। अब आप यार, अब आप अगर मुझे बता रहा हूँ, शुभमन गिल को आपने ओपन कराया, वो एक माइंडसेट से सोचता रहा, एक माइंडसेट से एक स्ट्रैटेजी से अपनी तैयारी करता रहा है। आज अगर उसको बोल दिया ना कि 3 नंबर खेल रहे हो, पिछले 10 दिन से वो 3 नंबर की तैयारी कर रहा होगा, और वो जो 6 महीने की उसकी जो एफर्ट थी वो पानी हो गया, वो पानी हो गया, बिल्कुल पानी फिर गया, बाल्टी करके पानी फेर दिया आपने। आप ओपनिंग के लिए माइंडसेट तैयार करते हो, 3 नंबर के लिए अपना माइंडसेट तैयार करते हो, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हो। प्रियांशु से मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही कि हमने यार, मैंने इतनी क्रिकेट देखी जो इतनी क्रिकेट, मतलब ऐसा भी नहीं, मतलब 80 से जो मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, हमें पता होता था स्थिति चाहे कुछ भी हो जाए, गावस्कर आएंगे, श्रीकांत आएंगे, है ना, 3 नंबर पर फला आएंगे। 3 नंबर पर कौन आता था? 3 नंबर पर वेंगसरकर 4 नंबर के स्टार प्लेयर थे, वेंगसरकर आते थे, या वो बीच में यशपाल शर्मा आएंगे बाद में, उसके बाद संदीप पाटिल आएंगे। मतलब आपको पता था, आपको बैटिंग ऑर्डर एकदम सेटल, कपिल देव आएंगे। बिल्कुल सर, ये अभी तक रहा है, सहवाग, गंभीर, फिर द्रविड़, फिर 2011 में सब पता था हमें। सबको, सचिन, लक्ष्मण, युवराज। आप अगर इसको ऊपर नीचे करोगे तो इसको अनसेटल करना कहेंगे। आपकी सेटल्ड टीम और सक्सेसफुल टीम में आप इतना उठापटक नहीं करते हो। आप इंग्लैंड की टीम देख लो, आप ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग ऑर्डर देख लो ना, उठापटक हो रही है, बिल्कुल वैसे सॉर्टेड है, बिल्कुल सॉर्टेड है। एक आध बार मैंने देखा स्मिथ शायद इस पारी में शायद एक मेरे ख्याल से पीछे आए थे, 4 या 5 नंबर पे शायद अपने आप को उन्होंने पीछे किया था, लाबुशेन को ऊपर भेज दिया था, या ऐसा कुछ शायद मुझे किया था, मुझे या हेड और बाद में अभी इसी पारी में, अभी इसमें हेडिंग्ले में हैरी ब्रुक को 3 नंबर पे लेके आए हैं। हाँ, हैरी ब्रुक इंग्लैंड में, हाँ, इंग्लैंड में वो चला नहीं उनका, वो चला नहीं उनका जो है, वो नीचे आते थे हाँ, पहले, अब लेकिन उनको ऊपर कर ऑस्ट्रेलिया दिया की जो टीम, है। इंग्लैंड की टीम अगर आप देखोगे सेटल्ड है। अब देखो अनसेटल हो रही है इंग्लैंड की टीम। हैरी ब्रुक आप को फंस रहे हैं ऊपर क्यों लेके आए? अननेसेसरी आपने पूरे बैटिंग ऑर्डर को आपने रूट को नीचे कर दिया। हाँ, आपने बेसबॉल ये नहीं चलता, रूट को नीचे कर दिया। ये नहीं तो चलता। आपका सबसे बढ़िया खिलाड़ी है टेस्ट में, आपने उसको नीचे कर दिया। आप जब घर में, आप मुझे बताओ, घर में आप अपना बेड क्या रोज हिलाते रहते हो, सोफा अपने ड्राइंग रूम के चेंज करते रहते हो? नहीं करते ना। सेटल्ड होने का मतलब क्या होता है घर में? कि जो चीज जहां है वो हम लाइफ में कहते हैं सेटल होना है। सेटल होने का मतलब क्या होता है? सेटल होने का मतलब होता है आपका घर सेट है, आपका सब सेट है। तो सेटल होने का मतलब यही होता है कि आप छेड़छाड़ करना बंद करो। बिल्कुल, आप सेटल्ड रहते हो तो अपने काम में ध्यान दे पाते हो। आप अनसेटल्ड हो, बोले आज मेरा बेड यहाँ से हिला के यहाँ करना है, आज फलाना हो गया, तो ये वो फिर मैसी करता वही है। चीज, हाँ, मैस हो गया, वो पूरा मैस। तनुज सर यहाँ पर कह रहे हैं कि पुराने वाला जो ऑर्डर है वो कुछ नहीं कर रहा था, तो धोनी ने भी चेंजेस करे थे। लेकिन तनुज सवाल यहाँ पर ये भी है ना कि शुभमन गिल परफॉर्म कर रहे हैं। धोनी के चेंजेस भी बड़े फ्लॉप निकले थे, भाई दी मैं आपको बता दूं, और बहुत टीम को अनसेटल किया था उन्होंने विराट कोहली तक को ये कहा था कि वो 3 नंबर का परमानेंट प्लेयर नहीं, कहीं भी खेल सकता है। गौतम गंभीर, मैं जानता हूं जिन खिलाड़ियों का नंबर सेटल ना होने की वजह से करियर खराब हुआ, उनमें से एक प्लेयर था मोहम्मद कैफ। बिल्कुल, कभी 3 नंबर खिला दे रहे हो, कभी 7 नंबर खिला दे रहे हो, कभी 5 नंबर खिला दे रहे हो। उस बेचारे को मतलब आपने ऐसा शटल किया, फ्लोटर बना के कराई गई। अरे बुरा हाल कर दिया उसको, हाँ, समझ ही नहीं पाया लाइफ में अपने कि करना क्या है मुझे। वो सेटल ही नहीं होने दिया। राहुल द्रविड़ ने कभी कहीं भेज दिया, बोला कि आज बॉलर बहुत तेज हैं तो इसको ऊपर भेज दो भाई, हम बच जाते हैं। ऐसे हमें पता है ना, वो भाई उसको आपने कई बार बलि का बकरा बना दिया उस बंदे को, जब वो यंगस्टर था, छोटा बच्चा था। हमें मालूम है भाई, हमने क्रिकेट उस समय देखा है। मतलब कैफ क्यों 3 नंबर पर खेल रहा है? भाई वीवीएस लक्ष्मण को भेज दो, सचिन आ जाए, फलाना आ जाए। ये कैफ को पिछले मैच में 6 नंबर पर खेला, इसमें 3 नंबर पर खेल रहा है। पहली पारी में 3 नंबर पर खेला, फिर दूसरी पारी में 6 नंबर पर खेल रहा है। इतना शफल मत ये ऐसे शफल में आपने बहुत इंडिया के प्लेयर से बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे। इवन वीरेंद्र सहवाग की अगर बात करें, अगर सक्सेस की बात करें, क्योंकि सौरव गांगुली ने उठा के ओपनर बनाया, सेटल हो गए और सेटल रहे पूरे करियर में, और उसी को ऊपर नीचे करते रहते, फ्लॉप हो जाते। गौतम गंभीर के साथ ही वही हुआ, बिल्कुल। आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। आप सेटल रखना बहुत जरूरी है प्लेयर को मेंटली तैयार करने के लिए कि मैं इस नंबर पर जा रहा हूं। वो तैयार रहते हैं, ये आउट होगा, इसके बाद मेरा नंबर आएगा। आप फट से चेंजेस कर दो। किसी एक आध बार तो ठीक है कि 6 नंबर के बल्लेबाज को बोला कि जा 3 नंबर जा और पिंची बन जा, मार जाके दूसरी टीम को शॉक करने के हाँ, लिए। शॉक करने, एक ब्लफ खेल देते कि चलो यार एकदम से ऊपर भेज दिया हमने। कभी कभार ठीक, कभी कभार ठीक है। आशीष कुमार गोपे लिख रहे हैं फेसबुक पे, जायसवाल और शुभमन गिल से ओपनिंग कराओ और रोहित को हटाओ, हार्दिक पांड्या को लेके आओ। यही तो नहीं हो पा रहा है। रोहित को कैसे हटा दोगे? यही सवाल सर शंकर का भी है यूट्यूब पे कि रोहित टेस्ट से रिटायर क्यों नहीं हो रहे हैं। विराट और रोहित की वजह से टेस्ट टीम में कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ रहा है
और अब आपको ये समय आ गया कि मौका है कि गिल को, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज को मौके दे और युवा टीम की तरफ आप आगे बढ़े। ये बात वो भी यही कह रहे हैं कि आप आगे बढ़े। ये बिल्कुल। ये दो बड़े खिलाड़ी हैं, इनको एक और थोड़ा बात इन्होंने कही कि पुजारा को बाहर कर दिया तो अब दोबारा वापस मत लो। अब पुजारा का भी ये है ना कि पुजारा ने आज रन ये बना बात सही की इन्होंने। आप अजिंक्य रहाणे के बाद जाके वाइस कैप्टन बना देते हैं, मतलब आप कितना पीछे चले गए। जो 2020 में पहुंच गए सर। हाँ, 2 साल आपने उसको टीम से बाहर रखा और उसके बाद आप उसको वाइस कैप्टन बना दिया आपने डायरेक्ट उसको। जो है इसको डायरेक्ट वो 2 मैचेस आईपीएल में अच्छा करता है, टीम में आता है और अगली सीरीज में वाइस कैप्टन। कोई वेटिंग टिकट नहीं उनका, सीधा पूरी तरीके से कंफर्म टिकट उनका जो है। विवेक मिश्रा सर कह रहे हैं कि मयंक अग्रवाल ने टेस्ट में 2 डबल 100 बनाए हैं, उनको टेस्ट में ड्रॉप क्यों किया गया? ये मयंक अग्रवाल को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मयंक अग्रवाल की इंजरीज भी थी और मयंक अग्रवाल का अगर आप ड्रॉप होने से पहले देखो तो वो फ्लॉप चले बहुत, मतलब उनसे हो नहीं रहा था। और मयंक अग्रवाल उस कैटेगरी में जो अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए थे, उससे पहले अगर आप फ्लॉप हो जाओ तो मुझे लगता है कि आपके जो बाहर के इतने प्लेयर्स हैं मयंक अग्रवाल के कैटेगरी में, उस ब्रैकेट में ऋतुराज भी बैठे हैं, जायसवाल भी बैठे हुए हैं, सारे के सारे प्लेयर्स उसी उसके एज ग्रुप के हैं। तो मयंक अग्रवाल को अपनी जगह अगर पक्की करनी थी तो वो डबल 100 के बजाय बाहर जब गए थे, फॉरेन में गए थे, इंग्लैंड में खेले, वहां पे उनको रन बनाने चाहिए थे। हाँ सर, और एक चीज थी कि जब मयंक अग्रवाल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले तब शायद 150 रन बनाए थे उन्होंने। नवंबर 2021 में इंडिया में बनाए। लेकिन उसके बाद इंडिया साउथ अफ्रीका गई, तब प्लेइंग 11 में उनकी जगह नहीं बनी। फिर उसके बाद जब श्रीलंका भारत आई, जब भारत ने श्रीलंका को हराया 3-0 से, तब वहां पर गिल और रोहित थे ओपनर। वहां से बदल गई थी चीजें, फिर गिल पे चले गए थे, ड्रॉप ही कर दिया गया। फिर तो वहीं से छेड़खानी की शुरुआत हो गई थी कि रन बनाने के बावजूद प्लेयर्स को आपने ड्रॉप करना शुरू कर दिया। लेकिन हाँ, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था मयंक अग्रवाल की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में वो फेल रहे थे, पृथ्वी शॉ भी पूरी तरह से फेल रहे थे, तो वहीं से बदलाव पहला टेस्ट मैच खेला था। और मुश्ताक राजा फेसबुक पे लिख रहे हैं ईशान किशन को कहाँ छुपा के रखा है, उनको भी तो लेके आइए टेस्ट टीम में जो है। ईशान किशन है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको प्लेइंग 11 में लेके आना चाहिए जो है। और ये शायद ये सोच रहे हैं कि ओपनिंग करा सकते हैं उनसे जो है, ईशान किशन से जो है यहाँ पर। हाँ, करा सकते हैं आप, लेकिन पहले आप कहीं खेल के तो दिखाएं वो थोड़ा सा। बिल्कुल साबित करें पहले अपने आप को। वो सोशल मीडिया पे बहुत खेलते हैं जो है। यहाँ पे सर एक मनन माली सवाल पूछ रहे हैं कि एसीसी इमर्जिंग टूर्नामेंट के बारे में कुछ बोलिए, कुछ समझाइए, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। समझाओ भाई, मुझे तो पता ही नहीं। एसीसी इमर्जिंग एशिया कप सिंपली है कि जो इंडिया ए, पाकिस्तान ए, ये जो टीम्स हैं, जो इंडिया ए टीम्स जो है उनके बीच मुकाबला होगा। 13 जुलाई से इसकी शुरुआत हो रही है। अगर मैं विमेंस की बात करूं तो हमारी टीम जीत के आई वहां पे, जो इंडिया ए विमेंस टीम थी अभी जीत के आई है। और जो मेंस की टीम है जिसमें यशदुल कप्तान है, 13 जुलाई से यहाँ पर मुकाबले की शुरुआत होंगी इस टूर्नामेंट की। और 16 जुलाई को बांग्लादेश में है ना, अभिषेक, बांग्लादेश में। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 16 जुलाई को। हाँ। सर एक सवाल आ रहा है, क्या रोहित और विराट का T20 करियर खत्म हो गया है? खत्म हो गया। सर विराट का क्यों, ये जरा मुझे जानना भी था। क्योंकि विराट कोहली 2022 T20 वर्ल्ड कप में अच्छी लय में थे, भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। अब अगर 1-2 साल उनके भीतर क्रिकेट बची हुई है तो 2024 के T20 वर्ल्ड कप को तो हम उन्हें खिला ही सकते हैं, मतलब प्लान्स में तो रख ही सकते हैं उन्हें। नहीं, वो प्लान में होंगे मुझे लगता है, क्योंकि विराट कोहली को टीम में रखने का प्रेशर भी होगा सिलेक्टर्स पे। क्योंकि अब देखो कई बार क्या होता है, प्लेयर को आप बाहर कर देते हो स्कीम ऑफ थिंग्स से, आप सोचते हो कि हम नए प्लेयर्स के पास चले जाएंगे, लेकिन फिर जब नए प्लेयर्स को टेस्ट करते हो वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं। जैसे सौरव गांगुली को आपने टीम से बाहर किया था, फिर सौरव गांगुली की जगह जो भी आया सब फेल। तो सौरव गांगुली ने एक अच्छा प्रदर्शन किया डोमेस्टिक में, उनके लिए अपने आप दरवाजे खुल गए, क्योंकि जिनको उनकी जगह मिली थी वो सारे कर नहीं पाए। और यही चीज अब अगर आप विराट कोहली के लिए कहोगे, विराट कोहली का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है, जो विराट कोहली मुझे लगता है आराम से कर सकते हैं, और फिटनेस है बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि उनका करियर, मैं सिलेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से या नजरिए से अगर देख के समझने की बात करूं तो मुझे लगता है कि वो रोहित और विराट से T20 में वो ये सोच चुके हैं कि अब इनके पास हमें नहीं लौटना। लेकिन सर सबसे बड़ा मैच विनर है विराट कोहली, कम से कम 2024 का T20 वर्ल्ड कप उन्हें खिलाना चाहिए, लेकिन रोहित को नहीं। रोहित तो बिल्कुल कई बार विराट के चक्कर में लोग रोहित को भी कर सकते हैं, लेकिन विराट के रिकॉर्ड्स और रोहित के रिकॉर्ड्स की अगर तुलना करोगे तो विराट मतलब इतना आगे है, जमीन आसमान का फर्क है, बहुत आगे विराट कोहली। और मुझे ये लगता है कि जो आपने बात की ना कि मुझे विराट और रोहित में से कोई जो प्रेशर बनेगा ना सिलेक्टर्स पे कि इनको वर्ल्ड कप लेके जाओ, क्योंकि बाकी जो यंगस्टर्स होंगे उनको एक बड़ा प्लेयर साथ में चाहिए होगा, तो विराट जाएंगे। इसलिए विराट का करियर मैं ना देखता हूं कि शायद सिलेक्टर्स कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन विराट की वापसी होगी। लेकिन विराट को वो स्ट्राइक रेट में अपना बेहतर करना होगा, क्योंकि मॉडर्न डे टेम्पलेट में खेलना है तो 130-125 वाला स्ट्राइक रेट नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। अवंत ने सर एक पहले टेस्ट मैच के लिए टीम भेजी है। यहाँ पे रोहित शर्मा, शुभमन गिल के साथ वो ओपनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। जायसवाल हैं, कोहली हैं, रहाणे,
भरत और किशन में ये कंफ्यूजन, इन्होंने दोनों का नाम दे दिया है कि इनमें से एक को खिला लो यहाँ पे। केएस भरत ही खेलेगा जहां तक मुझे केएस लग रहा भरत का ही लग रहा है, आप बता वही रहे थे। खेलेंगे, वही खेलेंगे। केएस भरत का यहाँ पे टेस्ट मैच लगातार उन्हीं को खिला रहे हो। जडेजा अगर वो यहाँ पे अश्विन, फेल होते हैं तब शायद अगले टेस्ट मैच में ईशान को लिया जा सकता है। जडेजा अश्विन इन्होंने बताया, सिराज सेकंड इनिंग्स में केएस भरत ने थोड़ा सा जज्बा और कंट्रीब्यूशन दिया था हाँ, उन्होंने, जुझारू और विकेट के पीछे तो उन्होंने अच्छा ही किया था। हाँ वो लगातार अच्छा वहाँ पे कर रहे हैं। सिराज है, मुकेश कुमार और शार्दुल ठाकुर में थोड़े कंफ्यूज रहिए, और उनाद शार्दुल ठाकुर जाएंगे, उन्होंने WTC में अच्छा किया था। शार्दुल खेलेंगे। मुकेश कुमार को अभी टेस्ट वेट में, हाँ, टेस्ट में नहीं मौका मिलेगा, लेकिन ये वेस्ट इंडीज की टीम ऐसी है, किसी को भी मौका दे दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डोमिनिका में 3 तेज गेंदबाज लेके उतरना सही रहेगा, या वहां की विकेट के बारे में? अश्विन जडेजा तो कंफर्म है एकदम। डोमिनिका की विकेट देखनी पड़ेगी कैसी है। मतलब क्या आमतौर पर वहां 3 तेज गेंदबाज खेलते हैं? नहीं 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 नहीं, अगर वेस्ट इंडीज की विकेट्स की अगर बात करोगे ना, वेस्ट इंडीज के विकेट्स का कैरेक्टर जो है पूरा बदल चुका है। बिल्कुल। वेस्ट इंडीज के विकेट, अगर आप जमैका की विकेट देखोगे, किंगस्टन जो कि तेज विकेट हुआ करती थी, वो पिच ऐसी होगी जहां पर दोहरी उछाल है। बिल्कुल। वहां पर जो स्लो मीडियम पेस बॉलर्स हैं वो विकेट लेने लग गए, और स्लो बॉलिंग खेलना मुश्किल हो गया। बार्बाडोस की विकेट एकदम जैसे पर्थ की विकेट थी बार्बाडोस की, वैसी विकेट होती थी, अब वैसी नहीं रही है। आप अगर ट्रिनिडाड में चले जाओगे तो स्लो विकेट हो गई है। तो डोमिनिका की अगर विकेट करोगे, डोमिनिका में अगर पिछले रिकॉर्ड मैंने खंगाले नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां पे पिचेस जो है तेज रह गई हैं। पिचेस, हाँ, डल पिचेस हो गई है वेस्ट इंडीज की सारी। तो क्या अक्षर पटेल की भी गुंजाइश? 3 स्पिनर के साथ जाया जा सकता है? अक्षर पटेल 3 के साथ तो जाओगे नहीं, मुझे नहीं लगता 3 के फिर साथ। जडेजा और अक्षर एक जैसे हैं। हाँ, फिर वही बात आ मुझे जाएगी। लगता है जडेजा, अक्षर को मुझे नहीं लगता कि मौका मिलेगा। अश्विन और जडेजा जब है तो अक्षर को अभी थोड़े दिन जो है बेंच गर्म करना पड़ेगा। हाँ, बस भारत में ही वो खेलते रहे। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुकेश और नहीं, जल्दी अश्विन के पास और कितने साल, अगर आप देखोगे 2 साल और खेल लेगा, तो मुझे लगता है इस WTC के साइकिल के आप टुवर्ड्स द एंड जब जाओगे तो मुझे लगता है अक्षर पटेल और जडेजा, अक्षर पटेल के साथ कोई अक्षर पटेल रेगुलर फीचर हो जाएंगे उस टीम। तो मुझे लग रहा है कि अभी मुकेश का डेब्यू हो सकता है, क्योंकि मुकेश, सिराज और आपके जो है शार्दुल ठाकुर जो मीडियम पेसर का रोल प्ले करेंगे, उनाद कट भी जा सकते हैं साथ में जो है। फिर तो 4 पेसर हो जाएंगे। है, वो मीडियम पेसर है वो, और वो बैटिंग में भी आपको अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। शार्दुल ठाकुर, क्या बॉलिंग कॉम्बिनेशन बना रहे हो? मैंने शार्दुल ठाकुर लिया है, जो रहेंगे मीडियम पेसर के तौर पर। इधर आपके सिराज रहेंगे और मुकेश कुमार का डेब्यू हो सकता है, और जयदेव उनाद कट खिला सकते हैं, या फिर नवदीप सैनी भी आपके पास ऑप्शन है। नहीं, मुझे लग रहा है कि शार्दुल, सिराज तो कंफर्म है, क्योंकि वो ऑलराउंडर है शार्दुल, और बैटिंग भी कर लेंगे, और वेस्ट इंडीज की पिचेस में दोहरी उछाल भी होती है, थोड़ा सा स्पंजी बाउंस भी है, स्पॉन्जी बाउंस, तो वो उसमें शार्दुल को मौका मिल सकता है। और मुकेश कुमार को आप इसलिए मौका दे सकते हो तीसरे पेस बॉलर की तरह। तीसरे पेस बॉलर पे आपको वो है क्योंकि आपके पास मुकेश है, नवदीप है, और आपके उनाद कट है, जयदेव उनाडकट है ना। तीसरा तेज गेंदबाज आप हो सकता है कि लेफ्ट हैंडेड एक तेज गेंदबाज ले जाओ, और 2 स्पिनर के साथ अश्विन जडेजा और 3 तेज गेंदबाज। तीन तेज गेंदबाज। यही बॉलिंग कॉम्बिनेशन। सर यही इसी से जुड़ा एक सवाल है, चंदन कुमार बेहरा ने पूछा है कि समीप सर, हमारे जैसा मार्क वुड, शाहीन शाह, हारिस रऊफ, मिचेल स्टार्क और ट्रेंट बोल्ट जैसा फास्ट बॉलिंग क्यों नहीं आते हैं? इतना बड़ा कंट्री है बट हमारा टीम को बॉलिंग इतना वीक क्यों है? यार एक बात बताओ, आप नहीं, ये गलत है। हमारे जो बॉलिंग अटैक था आज से 2 साल पहले, ये सारे जो हमारी बॉलिंग थी पूरी 140, 145, 150 वाली बॉलिंग अटैक थी। आप भूल रहे हो यहाँ पर, हम जब साउथ अफ्रीका गए थे, हम जब इंग्लैंड गए थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो इंडिया में भी हमारी पेस बॉलिंग अटैक एक टाइम रहा बीच में 2-3 साल, हमारी पेस बॉलिंग अटैक वर्ल्ड की टॉप पेस बॉलिंग अटैक थी। हमारे आसपास कोई नहीं था, सब 150 वाले थे। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, सिराज, मोहम्मद सिराज, है ना, और नटराजन भी आए थे। नटराजन तो बहुत स्लो मीडियम थे, ठीक है, वो मतलब मिलिट्री पेस वाले बॉलर थे, लेकिन आपके पास 4 तेज गेंदबाज ऐसे थे जो एक्सप्रेस थे। बिल्कुल, और ये 3 जो फिट रहे ना, उमेश, बुमराह और शमी, इन्होंने बड़ा कहर बरपाया है। तो ये ऐसा नहीं है, इंजरी हो गई अब, उमेश यादव का थोड़ी उम्र हो गई है, शमी अभी भी 150 वाले बॉलर है। आपको सडनली आप प्रेजेंट में आ गए हो। अब थोड़ा सा पीछे जाओ तो देखोगे आपका स्पेस बॉलिंग का ऐसा अटैक आ गया था, हर जगह यही बोल रहे थे कि एक जमाने में, मुझे याद है अभी 19-20 में हम ऐसी बातें कर रहे थे, 21 में, कि एक जमाने में इंडिया हमेशा बैटिंग के लिए जानी जाती थी, आज गेंदबाजों के लिए आप जाने जा रहे हो, है ना। पूरी दुनिया कह रही है कि वर्ल्ड की बेस्ट पेस बॉलिंग अटैक, ये मैं नहीं कह रहा, उस जमाने के आज से 2-3 साल पहले आप वो निकाल के देख लो रिकॉर्ड, दुनिया के तमाम पूर्व खिलाड़ी दिग्गज ये बोल रहे थे कि इंडिया का पेस अटैक वर्ल्ड का बेस्ट पेस अटैक है इस समय। तो ऐसा नहीं है, ये टाइम है, चेंज होता रहता है, ऑन एंड ऑफ होता रहेगा। अब फिर ऑन हो जाएगा, बुमराह आ जाएंगे, शमी है ही, उमेश यादव अपने फॉर्म में, सिराज मैच्योर बॉलर बन चुके हैं, तो वो फिर से आपका पेस बॉलिंग अटैक बन जाएगा। एक सवाल सर शशि रंजन का है, उनका कहना है कि जैसे अभी 1-1.25 साल यहाँ पर बचा हुआ है T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो क्या ये पॉसिबल है कि यहीं से एक नई टीम बिल्ड की जाए, युवाओं पर भरोसा दिखाया जाए 2007 की तरह, और यहाँ से हम जीत सकते हैं 2024 का वर्ल्ड कप T20? नहीं, जो इन्होंने बात की हो तो हम लगातार ही कर रहे हैं, बिल्ड करो नई टीम, बिल्कुल, हाँ, नई टीम बिल्ड करने का ये टाइम तो हो चुका है।
आपको एक टीम चैंपियन टीम बिल्ड करने में 3-4 साल लगते हैं। बिल्कुल। एक साल में बिल्ड होती भी नहीं है टीम। अगर आप 2007 जीते हो, आप देख लो उस टीम के प्लेयर सब 3-3, 4-4 साल से सब लगातार खेल रहे थे। सब 4 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट में सारे एक्सपीरियंस थे सब। कोई इंग्लैंड में टेस्ट मैच जिताया, आरपी सिंह हो, आपके श्रीशांत भी खेल रहे थे, जहीर भी खेल रहे थे। जहीर तो लगातार 2000 से खेल रहे थे, युवराज सिंह, अजीत 2000 अगरकर से, ने 4 मैच अजीत अगरकर, आपकी पूरी टीम एक्सपीरियंस टीम थी। महेंद्र सिंह धोनी 2004 का डेब्यू था भाई। तो सब 3-3, 4-4 साल की क्रिकेट खेल चुके थे इंटरनेशनल। तो 4 साल कम से कम लगते हैं कि आपको चैंपियन टीम डेवलप करने में। मुझे लग रहा है वो डेवलपमेंट प्रोसेस अगर अब शुरू कर रहे हैं और अगर सोच रहे हैं कि अब शुरू करेंगे तो आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो। 2024 नहीं जीतोगे आप। मोहित का सर सवाल है, उनका कहना ये है, सवाल नहीं है, नहीं जीतोगे अगर आप अब टीम चैंपियन टीम बनाने की कोशिश करें। आप फिर 2026 सोचना। 2026 और और अभी 25 का तो चैंपियंस अभी तो कंफर्म नहीं है कि हार्दिक पांड्या फुल टाइम कैप्टन है कि नहीं है। वो 6 महीने से स्टैंड इन कैप्टन है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस पूरे साल में ऐसा पहली बार होगा कि आप T20 कैसे खेले स्टैंड इन कैप्टन के साथ। यहाँ पे सर इनका ऑफिशियली नहीं है, लेकिन देखो अनऑफिशियली तो वो है। बीसीसीआई ने अंदर बता ही दिया कि तुम ही हो नेक्स्ट व्हाइट बॉल कैप्टन, तुम हो और करो। हम यहाँ पर बैठ के कुछ भी बोलते रहे कि स्टैंड इन। हाँ, ऑफिशियली तो आजकल बीसीसीआई बताने में किसी भी दिन ट्वीट कर देगा, उसमें क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोहित का कहना है सर कि रोहित शर्मा का बहुत जल्द हिटमैन 2.2 दिखेगा और वो बहुत सारी सेंचुरीज यहाँ पर लगाने वाले हैं। मोहित यहाँ पर फैन है रोहित के। मोहित है रोहित के फैन। बिल्कुल। तो ये अच्छा ही होगा यार, हम भी यही चाहते हैं। इतना बड़ा खिलाड़ी अगर टीम में है तो वो बोझ नहीं बनना चाहिए। और उसके बारे में हमें भी अच्छा नहीं लगता जिसने इतना कुछ किया हुआ है उसके बारे में हम बोलें कि क्या कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे जो गेम होता है ना लाइफ में, एक स्टेज आता है, आपको एक ओहदा मिलता है, इसलिए नहीं कि आप क्या कर रहे हो, इसलिए क्योंकि आप क्या कर रहे हो, क्या किया है आपने। तो वो ठीक है, वो ऑनररी पोस्ट के लिए ठीक है ना। आप ऑनररी फलाना चेयरमैन बन गए क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, आप ऑनररी किसी चीज के मेंबर बन जाते हैं, तो वो सबके लिए ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑनररी पोस्ट तो है नहीं। इंडियन क्रिकेट टीम की एक जगह 11 में जगह कप्तान जो है, तो यहाँ पर तो परफॉर्मेंस के बिना फिर हम चीजें नहीं चलेंगी, आलोचना में करनी पड़ेगी, उंगली उठानी पड़ेगी। तो वहां पर हमें भी बड़ा दुख होता है और बहुत चुभता है। और खासकर रोहित के फैन हो चाहे विराट के फैन हो, उनको बहुत चुभता है कि आज आप रोहित के दुश्मन हो, आप रोहित के बारे में ऐसा बोल रहे हो। जब वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर वो उंगली उठ जाती है वहां पर। तो वो ना हो, इससे अच्छा है कि वो परफॉर्म करें तो ज्यादा अच्छा है। हम सब और बड़े खिलाड़ी हैं तो ये साबित भी करना पड़ेगा कि जो बड़े मैच हैं उसमें बड़े खिलाड़ी को चलना चाहिए। बिल्कुल, विराट कोहली कुछ हद तक जरूर ये साबित करते हैं। चाहे वो सीबी सीरीज 2012 का मैच हो, होबार्ट में भारत को जीतना था, आए विराट कोहली और उन्होंने मैच जिताया और सिनेरियो के हिसाब से जिताया, बोनस पॉइंट लेके जिताया। ऐसे कई मैच है, चाहे पाकिस्तान का मैच हो, यही 2016 का T20 वर्ल्ड कप जो था, और 2022 वाला भी 2016 के सेमीफाइनल में 93 रन बनाए थे उसमें। बिल्कुल। आखिरी ओवर भी धोनी ने मजबूरी में देना पड़ा, वो तो फिर ऑप्शन नहीं बचा था। अगर हम सोचे रोहित शर्मा की इनिंग जब टीम इंडिया को बहुत जरूरत है, क्रूशियल इनिंग हो, मैथ्यू हेडन ने ये बात कही कि क्रूशियल मैचेस में रोहित शर्मा फ्लॉप होते हैं। चंद्र कुमार बेहरा सर ये कह रहे हैं कि 2022 में एक और आ गए। नहीं सर, ये फैक्ट है। नहीं, हम भी बहुत ये फैक्ट है और स्टैट्स से बैक है। सच्चाई सर वही है ना कि नहीं चल रहे पिछले 3 साल। सर मुझे जहां तक याद आ यही रहा कहता हूँ। अब आदर्श अच्छा सर देखिए, अभी यहाँ पे लोकल टीम के खिलाफ 50 रन बना लिए तो फैंस बड़े खुश हो गए। जो है हिटमैन इज बैक, हिटमैन इज बैक, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज में तो डबल 100 नहीं लगा के आएंगे तो मैं मानूंगा ही नहीं। हिटमैन इज बैक में तब मानूंगा जब 200 रन बनाए। 4 पारियों में कम से कम 2 डबल 100 आने चाहिए, आउट नहीं होने चाहिए, नॉट आउट आने चाहिए। वैसे वेस्ट इंडीज बहुत पसंद है सर रोहित शर्मा को। डेब्यू भी इसी टीम के खिलाफ किया था, 177 फिर वनडे सीरीज निकल पाएंगे लगातार जो लगाए थे भारत घर पर जो खेल, फिर वो वनडे सीरीज निकल पाएंगे फिर जो है वो थक जाएंगे, है ना? थक जाएंगे बिल्कुल। ये जोश आ जाएगा। और वेस्ट इंडीज की हवा बहुत अच्छी है। यहाँ पे अवंत वारियन कह रहे हैं कि ऋषभ पंत और अय्यर को भी आप कैप्टनसी के लिए ग्रूम कर सकते हैं। खेलने आए तो सही मेरे दोस्त, आ तो जाए मेरे भाई। उनके लिए तो पहले दुआएं करो कि पहुंचे तो सही, टीम में आ जाए जल्दी से। तो चला जाए फिर। बिल्कुल सर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए। शायद आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि छेड़खानी का जो नतीजा होता है वो बहुत बुरा होता है। तो ये छेड़खानी जो है बंद करें। बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग ऑर्डर, इसमें एक सेटल टीम बनाने की समय सबसे पहली जो नीड है यार, हमें इतनी समझ में आ रही है तो यार सिलेक्टर साहब और अजीत अगरकर आपको भी अब समझ में आना चाहिए। आप आए हो तो कि कहीं ना कहीं आपको एक सेटल टीम यहाँ पर बनानी है। सेटल टीम बनाओगे तो वो चैंपियन टीम अपने आप बन जाएगी, है ना। तो सेटल टीम आप बनाओ, एक टीम को सेटल करो, बैटिंग ऑर्डर को सेट करो, आप छेड़खानी मत करो, बैक करो प्लेयर्स को, तो आप यहाँ पर एक चैंपियन टीम डेवलप कर सकते हैं। और हो सकता है कि 1.5 साल के अंदर आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है, उसको सही से ग्रूम करके बैक करके आप एक वर्ल्ड चैंपियन टीम बना दो। मैं तब कह रहा हूं, उस परिस्थिति में कह रहा हूं कि आप एक चैंपियन नहीं बनोगे 2024 वर्ल्ड कप में। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि हम करेंगे, बनाएंगे अपनी टीम, तो आप फ्लॉप हो जाओगे। तो छेड़खानी बंद,
सेटल होना टीम का बहुत जरूरी है। मतलब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बिल्कुल 100%। ये मतलब एक दूसरे स्टाइल में आपने बोल दिया, लेकिन वही है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। तो चलना चाहिए, हमें भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब बरतनी पड़ेगी, ज्यादा देर नहीं करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारे काम निपटाने जाके जो है, बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है जो है। कचौड़ियाँ भी बनानी है आपको। आपकी अभी रेस्टोरेंट खुला हुआ है कचौड़ी वाला? खुला हुआ सर, खुला हुआ है? हाँ अभी खुला होगा इस टाइम पे। हाँ अभी तो 7:30 ही हुए हैं। हाँ मतलब 9 सवा 9 तक बंद हो जाएगा। चलो डिनर आपकी कचौड़ी उसमें खा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो फिर चले, फिर चलते हैं। और आप को करो, बाय बाय करो सबको आज। बिल्कुल सब लोग के साथ बाय बाय करते हैं जो है, बिल्कुल हैं अपने अपने अंदाज में। और अपना सबका अंदाज एक ही है यहाँ पे। इंडिया टीवी क्रिकेट पे यही बोलते हैं हम लोग लगातार कि भाई खबरें सबसे पहले हम देते रहेंगे इंडिया टीवी क्रिकेट पे। आप जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ना तो फिर सर का जो बीमर और जो बाउंसर आता है ना, वो पता है आपको, तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, सब्सक्राइब करें, खबरें हम देते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़ते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। छेड़खानी करना मना है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, क्रिकेट खेलते रहो। सी यू। एक बड़े मुद्दे के साथ कल मिलते हैं आपको। बाय बाय।